गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को कारक समझाए थे और कारक में हम उसके 4 भेद पढ़ चुके थे। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और आज मैं आपको आगे से अन्य भेद समझा रही हूँ। देखिए, अपादान कारक, इसका अगला भेद है। अपादान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध होता है क्या कहलाता है? अपादान कारक कहलाता है। जैसे पर्वत से नदी निकलती है। अब यहाँ देखिए, पर्वत से नदी जब निकल रही है, अलग होकर के बाहर आ रही है। कहाँ से आ रही है? पर्वत से। तो वो क्या हो गया? अपादान कारक। कपड़े तार से नीचे गिर गए, तो कपड़े जो हैं वो नीचे गिरे हैं। कहाँ से गिरे हैं? तार से। या पेड़ से पत्ते गिरते हैं, बच्चा छत से गिर गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको जाना क्रिया में कहाँ से उत्तर बताया था कि उसमें कर्म कारक होगा। रमेश जयपुर जाता है, वह बाजार गया। तो यहाँ पर जयपुर, बाजार, इनमें कर्म कारक है क्योंकि जाना क्रिया है और कहाँ से उत्तर मिल रहा है। लेकिन यदि आना क्रिया होती है तो वहाँ पर आपका जो स्थान होगा कि वह कहाँ से आ रहा है या आया है, आता है, तो जिस स्थान का बोध होगा वह क्या होगा? अपादान कारक होगा। जैसे बालक विद्यालय से आता है, तो विद्यालय से आता है, कहाँ से आता है? विद्यालय से। आना क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर विद्यालय क्या है? अपादान कारक। यदि मैं कहती हूँ कि बालक विद्यालय से घर आता है, तो यहाँ पर आपका घर जो होगा वो कर्म कारक होगा क्योंकि घर आया है। कहाँ गया है? घर गया है। ठीक है, जबकि कहाँ से आ रहा है? विद्यालय से। तो विद्यालय आपका क्या हो गया? अपादान कारक। घर क्या हो गया? कर्म कारक। ठीक है, सुरेश जयपुर से बस द्वारा आया है। ध्यान दीजिए, सुरेश जयपुर से बस द्वारा आया है। अब यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है? आना। कहाँ से आया है? जयपुर से। किसके द्वारा? बस के द्वारा। या मैं कह सकती हूँ बस से आया है। तो देखिए, 2 बार से आ रहा है। जयपुर से बस से आया है या जयपुर से बस के द्वारा आया है। तो जयपुर आपका अपादान कारक है और बस क्या है? करण कारक, क्योंकि वो साधन का बोध करा रहा है। अंतर समझ आ गया आपको अपादान और करण में भी? एक ही सेंटेंस में मैंने देखिए बताइए आपको। वह कुएं से पानी निकालता है, तो कुएं से पानी निकाल रहा है। तो निकालना, तुलना करना, लजाना, डरना, सीखना, घृणा करना या जलना, ईर्ष्या का भाव करना, तो ये सब किस में आता है? अपादान कारक में आता है। ध्यान रखिएगा। जैसे मुझे गंदगी से नफ़रत है, मुझे गंदगी से नफ़रत
है। अब यहाँ पर गंदगी क्या है? अपादान कारक है, क्योंकि घृणा का भाव आ रहा है। किससे नफरत है? गंदगी से। नववधू लोगों से शर्माती है। किससे शर्माती है? लोगों से। तो शर्माने का, लजाने का भाव आए तो वहाँ पर भी अपादान कारक होगा। वह शेर से डरकर भाग गया। शेर से डरकर, या वह आग से डरकर भाग गया। तो आग से, शेर से, यहाँ अपादान कारक होगा। ठीक है। जब दो वस्तुओं में तुलना की जाए, जैसे दो व्यक्ति और वस्तु में तुलना की जाती है, मैंने आपको अवस्थाएं बताई थी विशेषण की। उत्तर अवस्था में हमने पढ़ा था कि दो की तुलना की जाती है और एक को कम या अधिक बतलाया जाता है, किसी श्रेष्ठ बताया जाता है या हीन भाव बताई जाती है। जैसे सुरेश मोहन से लंबा है, तो सुरेश मोहन से, मोहन क्या है यहाँ पर? अपादान कारक है। तुलना की जा रही है सुरेश और मोहन की। ठीक है। तो वहाँ पर भी आपका क्या होगा? अपादान कारक होगा। उसके बाद देखिए संबंध कारक। संबंध, नाम से ही पता चल रहा है कि संबंध का बोध होता है। तो इसके विभक्ति चिन्ह क्या है? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ठीक है। तो संबंध कारक में क्या होगा? शब्दों के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के पारस्परिक संबंध प्रकट होगा, यानी दो व्यक्तियों या वस्तुओं का आपस में संबंध बतलाया जाए तो वो क्या कहलाता है? संबंध कारक कहलाता है। दो व्यक्तियों या वस्तुओं का आपस में जब संबंध बताया जाता है, जैसे सुधा का घर बहुत बड़ा है। अब यहाँ देखिए सुधा का घर, तो घर से सुधा का संबंध बताया जा रहा है। ठीक है। तुम्हारे पिताजी की दुकान कहाँ है? तुम्हारे पिताजी की दुकान कहाँ है? तो यहाँ देखिए दुकान किसकी है? पिताजी की। पिताजी किसके हैं? तुम्हारे। अब यहाँ देखो तुम्हारे शब्द में भी क्या है? तुम्हारे शब्द में भी संबंध कारक है कि किसके पिताजी हैं? तुम्हारे। दुकान किसकी है? पिताजी की। दो बार संबंध कारक आया। देखो एक बार रे आ रहा है विभक्ति चिन्ह, तुम्हारे। किसके? तुम्हारे। और दुकान का और पिताजी का संबंध बतला रहे हैं कि दुकान किसकी है? पिताजी की। समझ आया? तुम्हारे, तुम और पिताजी में संबंध बतलाया गया है और दुकान और पिताजी में संबंध बतलाया गया है। आगे देखिए श्याम राम का दोस्त है। श्याम राम का दोस्त है। किसका दोस्त है? राम का। तो यहाँ पर राम क्या हो गया? संबंध कारक। राम और श्याम में संबंध बतलाए जा रहे हैं, लेकिन जिसका उत्तर किसका शब्द से मिले, किसका, किसकी, किसके, तो वो क्या होता है? संबंध कारक होता है। ठीक है। वह रमेश की पुस्तक है। अब क्या है?
पुस्तक किसकी? रमेश की। तो रमेश और पुस्तक में क्या बतलाया जा रहा है? संबंध बतलाया जा रहा है। तो यहाँ पर रमेश क्या हो गया? संबंध कारक हो गया। तो जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं का आपस में संबंध बतलाया जाए, पारस्परिक संबंध बतलाया जाए, तो वहाँ संबंध कारक होता है। ठीक है, आगे देखिए अधिकरण कारक। अधिकरण में देखो, वे कारक जिनसे क्रिया के स्थान, आधार या आश्रय का बोध होता है, उन्हें अधिकरण कारक कहते हैं। यानी काम जो हो रहा है वो किस स्थान पर हो रहा है या उसका आधार क्या है, तो वह क्या होगा? अधिकरण कारक होगा। और उसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? मेय पर। जैसे खाना मेज पर रखा है। अब यहाँ पर उत्तर देखो किससे बनेगा? क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? कहाँ से? जिससे उत्तर मिल जाएगा वही आपका अधिकरण कारक होगा कि क्रिया कहाँ हो रही है। खाना मेज पर रखा है, रखना क्रिया हो रही है। क्या रखा है? खाना रखा है। खाना क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। मेज पर रखा है, कहाँ रखा है? मेज पर रखा है। तो मेज क्या हो गई? अधिकरण कारक हो गया। आगे देखिए, छत पर बच्चे खेल रहे हैं। तो कहाँ खेल रहे हैं? छत पर। तो छत पर से छत क्या हो गई? अधिकरण कारक हो गया, स्थान का बोध हो रहा है। तोता पेड़ पर बैठा है। तो यहाँ तोता क्या है? करता है। और पेड़ क्या है? अधिकरण कारक है। क्यों? क्योंकि स्थान का बोध हो रहा है। अब देखिए, उत्तरात्मक अवस्था में जब दो व्यक्तियों की तुलना होती है तो वहाँ आपका कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। लेकिन उत्तम अवस्था में जहाँ अनेक से एक की तुलना की जाती है और एक को सबसे कम या सबसे अधिक उसके गुण दोष बतलाए जाते हैं, तो वो क्या होता है? अधिकरण कारक। जैसे रमेश कक्षा में सबसे बुद्धिमान है। तो यहाँ पर रमेश किस में बुद्धिमान है? कक्षा में। सब विद्यार्थियों से बुद्धिमान है। तो जब सर्वश्रेष्ठ का भाव आए या सबसे कम का भाव आए तो वहाँ पर आपका अधिकरण कारक होगा। ठीक है, अनेक की एक से तुलना होने पर। तुलसीदास जी कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तो तुलसीदास क्या हो गए? कवियों में श्रेष्ठ हो गए। तो वो क्या है? अधिकरण कारक है। कवियों में, कक्षा में, यहाँ पर अधिकरण कारक हो गया। तो जब काम के स्थान का पूछा जाए, अब देखो यहाँ पर भी कहाँ से प्रश्न बन रहा है, लेकिन यहाँ कार्य पूरा हो रहा है, क्रिया पूरी हो रही है, संपन्न हो रही है जिस स्थान पर, उसको बोला जाता है अधिकरण। लेकिन जाना क्रिया में आपका कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है तो कर्म कारक होगा। आना क्रिया में कहाँ से उत्तर मिल रहा है तो अपादान कारक होगा। और बाकी क्रिया के संपन्न होने के स्थल का बोध हो, स्थान का बोध हो, अधिकरण कारक होगा। अंतर समझ आ गया? ठीक है, आगे देखिए। अगला है संबोधन कारक।
संबोधन में देखिए हे, अरे, ओ। हे, अरे और ओ। अब संबोधन में देखो, संबोधन पुकारना, संबोधित करना, यानी संज्ञा के जिस रूप से किसी को संबोधित करने अथवा पुकारने का बोध होता है, बुलाने का बोध होता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे, अरे तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो अब ध्यान दीजिए, जब भी हम अरे, हे, ओ इन शब्दों का प्रयोग करते हैं संबोधन कारक में, तो उसके आगे संबोधन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? अरे मेरी बात तो सुनो, हे भगवान अब क्या होगा? अरे मोहन तुम इतने दिन कहाँ थे? सुनो, आप कहाँ चले गए थे? हे राम अब आप ही कोई मार्ग दिखाइए। तो हे राम, सुनो, हे भगवान, अरे, ये सब क्या है? संबोधन कारक के शब्द हैं। ठीक है? क्योंकि यहाँ किसी को संबोधित करने या पुकारने का बोध हो रहा है, तो वो क्या हो गया? संबोधन कारक। समझ आ गया आपको? अब देखिए, जब हम कारक का प्रयोग करते हैं वाक्य में, तो क्या करते हैं? उसके साथ विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। और विभक्ति चिन्ह को हम परसर्ग भी कहते हैं, कारक चिन्ह भी कहते हैं। तो इस प्रकार आपके कारक के कितने भेद हो गए? 8 भेद हो गए। कितने भेद हो गए? 8 भेद हो गए। हिंदी में इसके 8 भेद हैं। तो इस प्रकार आपके ये कारक कंप्लीट हो गए। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और मैं उसे अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगी। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।